जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुलिस एक्ट के लास्ट पार्ट को। सेक्शन 36 जो बताता है कि ये अधिनियम किसी अन्य अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा यदि कोई कार्य अन्य अधिनियम के तहत दंडनीय है और इस अधिनियम के तहत भी दंडनीय है तो ऐसी दशा में अभियुक्त के ऊपर किसी भी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अब दो अधिनियम है तो दोनों में दंड का जो प्रावधान है वो अलग अलग होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा होगा। तो जिस अधिनियम के तहत ज्यादा दंड का प्रावधान दिया गया है उसी के तहत मुकदमा भी चलाया जाता है और उसी के तहत उसको सजा भी सुनाई जाती है। अब एक ही कार्य के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता, इसका प्रोविजो यही बात को बताता है। और इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो अनुच्छेद 20 के क्लास 2 के अंतर्गत और सेक्शन 300 सीआरपीसी के तहत पढ़ा जा चुका है इसको। सेक्शन 37 जो है वो मजिस्ट्रेट के अध्यारोपित शक्तियों के बारे में बताता है, उसके जुर्माना वसूली के बारे में बताता है। अच्छा, इस तरह का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 64 से लेकर 70 तक आईपीसी के तहत भी बताता है। क्या बताता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी कारावास से दंडित किया गया है और वह व्यक्ति उस कारावास से दंडित किया जाता है, उसके साथ साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाता है या जुर्माने से दंडित किया जाता है और वो जुर्माने का को अदा नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में उसको कितने दिन का कारावास दिया जाएगा। इस बातों को 64 से लेकर 70 तक के बारे में बताया गया है। ऐसा प्रोविजन सीआरपीसी के तहत भी बताया गया है 421 से लेकर 425 तक के लिए। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बताता है कि इसी अधिनियम यानी पुलिस एक्ट के अधिनियम 34 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है जुर्माने से और वो जुर्माने की धनराशि को अदा नहीं कर पाता है तो उसको कारावास दिया जाएगा, वो जिसकी अवधि 8 दिन तक की होगी। हमने पहले बता दिया है आप लोगों को कि सेक्शन 6 और सेक्शन 11 जो है वो रिपील्ड कर दिया गया है। अब सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 41 तक के पार्ट को रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 42 बताता है लिमिटेशन के बारे में, एक्शन के लिमिटेशन के बारे में। हमने लिमिटेशन एक्ट में देख रखा है कि कई चीजों के लिमिटेशन के बारे में बताता है। जब कोई नियम खुद से लिमिटेशन के बारे में नहीं बताता है तो उसके बारे में लिमिटेशन एक्ट में बताया जाता है, लेकिन यह नियम स्वयं बता रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर पर मुकदमा किया जाएगा तो 3 मंथ के अंतर्गत कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पूर्व क्या करना होगा, 1 माह पूर्व जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होंगे उनको नोटिस देना पड़ेगा, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को सूचना देना पड़ेगा। अब सेक्शन 43 कहता है मुकदमा होगा तो मुकदमे में अपने बचाव में क्या कहेगा उसी के बारे में कि जो अभिवचन करेगा वो वारंट के तहत करेगा। यदि कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाता है तो वह अपने अभिवचन में इस बात को बता सकता है कि मैंने जो कार्य किया है वो वारंट के अंदर रख के किया हुआ है। और अपने बचाव में क्या क्या पेश करेगा, तो पेश करेगा उस वारंट को जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया गया है। दूसरा, वो उस अपने फेवर में आदेश कर लीजिए ले लेगा। कब, अगर मजिस्ट्रेट के अधिकार में कोई त्रुटि हुई हो या क्षेत्राधिकार में कोई त्रुटि हुई हो फिर भी उन्होंने वारंट जारी कर दिया और उसका एग्जीक्यूशन उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा करा दिया गया है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 44 जो है वो बताता है कि पुलिस ऑफिसर जो अपने पास एक डायरी रखा करेंगे और ये उनका कर्तव्य है। मैक्सिमम जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं थाने पर एक जनरल डायरी रखी जाती है जिसका जो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा बताया जाएगा कि उस डायरी में कितने कॉलम होंगे, कौन कौन से विवरण होंगे, ठीक है। और इन सबको मेंटेन करेंगे जो पुलिस अधिकारी होंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, जो कंप्लेंट होगा, जो अरेस्टेड पर्सन का नाम होगा, या फिर जो हथियारों की रिकवरी हुई है उसके बारे में, संपत्ति को कुर्क किया गया उसके बारे में, या जो भी गवाह हैं उनके पास उन सभी के नाम संबंधी को उसमें दर्ज करेगा और उनका रख रखाव करेगा। जनरल डायरी के बारे में एक प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो स्वतंत्र हैं, कभी भी इस चीज को बुलाकर इस चीज का निरीक्षण कर सकते हैं। किसका, जनरल डायरी का, ठीक है। सेक्शन 45 बताता है कि जो राज्य सरकार है वो समय समय पर कुछ विवरणियां या प्रपत्र जारी कर सकेगी जिसको बताएगी कि आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल या अन्य पुलिस अधिकारी जो भी प्रपत्र जारी किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा उसको वह निर्धारित समय पर फिल करेगी
और फिर जाके राज्य सरकार को दे देगी। इंस्पेक्टर जनरल और अन्य पुलिस ऑफिसर जो है, अच्छा ये जो है इंस्पेक्टर जनरल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं किया गया, अब जो है ये डीजी लेवल का हो गया है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आईजी या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या अन्य पुलिस अधिकारी इस बात को करने के लिए बाध्य हैं, इनको मना नहीं कर सकते कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्शन 46 बताता है इस अधिनियम का दायरा क्या है। हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी कि पुलिस अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, जबकि पुलिस अधिनियम और अपराधों पर जो कंट्रोल है वह किसके तहत आता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 46 यही बताता है कि पुलिस अधिनियम स्वतः प्रभावी नहीं होगा किसी भी राज्य में। तो राज्य उसके लिए क्या करेगा, राज्य अपने राज्य सरकार अधिसूचना यानी जिसको हम लोग बोलते हैं राजपत्र, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित करके अपने प्रदेश में इसको लागू कर सकती है। राज्य सरकार को पूर्ण या किसी भाग में विस्तारित भी कर सकती है। अच्छा, राज्य सरकार इसके अनुरूप नियम बना सकती है जिसमें पुलिस का विनियमन, मतलब उनकी प्रक्रिया संबंधित विनियमन करने के लिए, रेगुलेशन या पुलिस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए। राज्य सरकार को पावर है क्या चीज के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, किसी चीज को ऐड भी कर सकती है अमेंडमेंट द्वारा, किसी चीज को रिमूव भी कर सकती है। हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, 2A 8A इस तरह के कई प्रोविजन को उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट के द्वारा ऐड कर दिया, और ये रही तो इसके तहत पुलिस रेगुलेशन का निर्माण किया गया है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यही बताता है सेक्शन 46 कि इसका दायरा क्या है इस अधिनियम का। अब 47 बताता है कि जो ग्राम पुलिस होती है उस पर जिला पुलिस अधीक्षक का अधिकार क्या होता है। तो राज्य सरकार डीएम के सामान्य नियंत्रण, डीएम को सामान्य नियंत्रण देती है राज्य सरकार, और उस पर जो भी कार्यवाही की जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब का सामान्य नियंत्रण किसी गांव चौकीदार के पुलिस अधिकारियों पर जिला के एसपी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बीच में कौन आते हैं, जिला एसपी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे, गांव के बीच में एसपी आएंगे। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार अगर उचित समझती है तो जो मजिस्ट्रेट को सामान्य विशेष नियंत्रण देने का पावर दे रखी है वो पुलिस अधीक्षक को भी दे सकती है। ठीक है, क्या ग्राम चौकीदार, अन्य ग्राम या उसके अतिरिक्त जो भी ग्राम पुलिस ऑफिसर आते हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से प्राधिकार आपको ऑथराइज कर देगी कि जरूरी नहीं है कि आप डीएम के कंट्रोल में ही रहें, आप हो जाएंगे उस पर जो सामान्य नियंत्रण है वो हो जाएगा एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। दोस्तों, इसी के साथ ये अधिनियम समाप्त होता है और यह भाग और यह सीरीज भी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।